सोम्मे की लड़ाई 1916 के दौरान एक घायल फ्रांसीसी कप्तान को पेट में 3 गोलियों के घाव के साथ एक मेडिकल टेंट में लाया जाता है। सर्जरी के दौरान एक सेना सर्जन जर्मन डिजाइन की नहीं बल्कि चांदी से बनी एक अतिरिक्त चौथी गोली खोजता है और उसे निकालता है। लगभग 1881 में युद्ध से करीब 35 साल पहले ग्रामीण फ्रांस में एक क्रूर सरदार सीमस लॉरेंट ने एक रोमानी कबीले के लोगों का कत्लेआम किया जो उसकी जमीन पर बस गए थे और उस पर विवादित दावा कर रहे थे। उनके आसन्न खतरे को भांपते हुए एक बुजुर्ग रोमानी नेता ने उनकी सुरक्षा के लिए भेड़िए के नुकीले दांतों के आकार के चांदी के डेंचर का एक सेट लगाया। वध के बाद कबीले के नेता और एक पुरुष रोमानी को पकड़ लिया जाता है। उस पुरुष को अन्य रोमानी के लिए चेतावनी के रूप में बिजूका के रूप में टुकड़े टुकड़े करके खड़ा कर दिया जाता है, जबकि रोमानी नेता को उसके मुट्ठी में चांदी के नुकीले दांतों के साथ जिंदा दफना दिया जाता है। इसके तुरंत बाद सीमस के बच्चे एडवर्ड और चार्लोट सहित बाकी नगरवासी बिजूका और चांदी के नुकीले दांतों के बुरे सपने से त्रस्त हो जाते हैं। एक दिन खेलते समय खेत का लड़का टिम्मी अन्य बच्चों को बताता है कि वह बिजूका का स्थान जानता है। बिजूका के पास पहुंचने और दूसरों को गोपनीयता की शपथ दिलाने के बाद टिम्मी चांदी के नुकीले दांतों को खोदने की इच्छा से प्रभावित हो जाता है। एडवर्ड उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन टिम्मी प्रेतबाधित हो जाता है और नुकीले दांतों को अपने मुंह में रख लेता है। बाद में एडवर्ड का गला काट लेता है, जबकि अन्य बच्चे डरकर भाग जाते हैं। सीमस घायल एडवर्ड को जल्दी से ठीक कर लेता है, जबकि टिम्मी कहीं नहीं मिलता है। एक डॉक्टर यह निष्कर्ष निकालता है कि एडवर्ड पर एक जंगली जानवर ने हमला किया था, क्योंकि एडवर्ड बीमार हो जाता है। चार्लोट स्थानीय चर्च में प्रार्थना करने जाती है और टिम्मी से मिलती है, जो दावा करता है कि उसे याद नहीं है कि नुकीले दांत पहनने के बाद क्या हुआ था। जब चार्लोट टिम्मी से पूछती है कि उसने चांदी के नुकीले दांतों का क्या किया, तो वह बताता है कि उसने उन्हें चर्च में छिपा दिया था। जब चार्लोट की नौकरानी अनाइस उन्हें खोजती है तो टिम्मी भाग जाता है। जैसे ही टिम्मी जंगल में भागता है, उसे एक अदृश्य जानवर द्वारा पिछा करके एक झोपड़ी में मार दिया जाता है। विधवा रोग विज्ञानी जॉन मैकब्राइड यात्रा करने वाले रोमा के बारे में जानकारी लेने के लिए शहर का दौरा करती है। वह पुलिस लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड मोलियर के साथ जाता है, जिसे सीमस ने एडवर्ड को खोजने के लिए बुलाया है। सीमस से मिलते हुए जोड़ी को टिम्मी का शरीर मिलता है। मोलियर को लगता है कि एडवर्ड के गायब होने का मतलब है कि उसकी हत्या हो चुकी है। अगले दिन 3 नगरवासियों पर जानवर ने हमला किया। 2 मारे गए, लेकिन तीसरी एनी मैरी गंभीर रूप से अपंग हो गई और शहर में वापस लौटने में कामयाब रही। एनी मैरी के हमले से बच जाने पर जॉन ने शहर की ओर तेजी से कदम बढ़ाया, लेकिन पहले से ही बदल चुकी एनी मैरी को भागने से रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एनी मैरी अब प्रेत बाधित जानवर हो चुकी थी। जॉन उस जीव को ट्रेनअप लगाकर फंसाने और मारने में कामयाब हो जाता है। लाश को सीमस के पास लाता है और शव परीक्षण करता है। जीव को काटने पर एनी मैरी दिखाई देती है, जो जानलेवा गुस्से में चिल्ला रही है। जॉन जोर देकर कहता है कि उसे बचाया नहीं जा सकता और एक शिकारी को उसे गोली मारकर मारने का आदेश देता है। जॉन बताता है कि संक्रमण के कारण पीड़ित जानवर बन जाता है, ओन और दूसरे लोगों को भी बाधित करता है। सीमस को एहसास होता है कि एडवर्ड का भी यही हश्र हुआ होगा। जॉन सीमस की पत्नी इसाबेल को बताता है कि उसकी पत्नी और बेटी को भी इसी तरह के जानवर ने मारा था। वह रोमानी की जांच कर रहा था, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि भूमि पर सर्वनाश करने की। इसाबेल ने यह भी बताया कि सीमस रोमानी नरसंहार का सूत्रधार था और उसने ही सारे लोगों को मार दिया था, और इसलिए वह अपने परिजनों के साथ अभिशाप का कारण है। शार्लोट जॉन को चांदी के नुकीले दांतों के स्थान के बारे में बताती है, जिसे वह पिघलाकर 4 चांदी की गोलियों में बदल देता है। पहला जानवर सीमस की नौकरानी अनाइस पर हमला करता है और उसे काटता है, लेकिन सीमस के सफल शिकार दल लौटने पर वह पीछे हट जाता है। अनाइस अपने घावों पर पट्टी बांधती है और उन्हें छिपाती है।
जॉन अनाइस के हमले के सबूत देखता है, लेकिन नौकरानी का पीछा करने से पहले सीमस के साथ उसके कार्यों को लेकर बहस में पड़ जाता है। सीमस अनाइस के कमरे से आ रही आवाज की जांच करता है और जानवर बनी अनाइस द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जिससे उसकी मोमबत्ती गिर जाती है और हवेली में आग लग जाती है। सीमस अनाइस प्राणी को सफलतापूर्वक मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे काट ले। यह जानते हुए कि वह रूपांतरित होकर अपने परिवार पर हमला करने के लिए तैयार है, सीमस जॉन के सामने खुद को जला देता है। शार्लोट और इसाबेल को वापस लाते हुए जॉन उन्हें चर्च में ले जाता है, जहां अन्य शहरवासी हमलों से बचने के लिए शरण लिए हुए हैं। रात में जब सभी सो जाते हैं, इसाबेल प्रार्थना करने जाती है और एडवर्ड की आवाज सुनती है, जो उसे चर्च के दरवाजे के बाहर से बुला रहा है। दुखी इसाबेल बैरिकेड हटा देती है, जिससे हिंसक जानवर चर्च में घुस जाता है, जहां वह शहरवासियों का नरसंहार करने लगता है। जॉन जानवर को चांदी की गोली से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसाबेल जानबूझकर उसके निशाने और जानवर के बीच खड़ी हो जाती है और बदले हुए एडवर्ड को पुकारती है। जब उग्र जानवर उसे मारता है, तो जॉन के पास इसाबेल के जरिए जानवर पर गोली चलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और जैसे ही इसाबेल मरती है, एडवर्ड अपने मानव रूप में वापस आ जाता है। इसाबेल अपने रोते हुए पुनर्जीवित मानव बेटे को गले लगाते हुए मर जाती है। अपने माता पिता दोनों की मृत्यु और उनकी हवेली के नष्ट हो जाने के बाद जॉन एडवर्ड और चार्लोट की देखभाल करता है, जो चर्च में हुए हमले से बची हुई 3 चांदी की गोलियां जॉन को लौटा देता है। यहीं पर यह पता चलता है कि घातक रूप से घायल फ्रांसीसी कप्तान वयस्क एडवर्ड है, जिसके अंदर चांदी की गोली तब से फंसी हुई है जब से उसे चर्च में एक प्राणी समझकर गोली मारी गई थी। चांदी की गोली निकाले जाने के बाद एडवर्ड ऑपरेशन टेबल पर मर जाता है। कुछ समय बाद एक वयस्क चार्लोट बिस्तर पर पड़े एक बुजुर्ग जॉन से मिलने जाती है और चौथी चांदी की गोली लौटाती है।